बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा चैप्टर है पेनल्टीज, ठीक है ना। तो पेनल्टीज एंड द प्रोसिक्यूशंस। तो पेनल्टीज का चैप्टर इनकम टैक्स का चैप्टर है, इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 1961, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे कि कौन कौन सी पेनल्टी कब लगेगी, क्या हमने कुछ किया, ठीक है ना, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के कुछ खिलाफ किया या फिर प्रोविजन के कुछ खिलाफ किया या फिर कोई ऑर्डर आया, कोई सम्मन आया, उसको नहीं माना, ठीक है ना, तो हमें पेनल्टीज लगेंगी। तो उन पेनल्टीज का जिक्र आज हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं कि अंडर द इनकम टैक्स पेनल्टीज इंपोज की जाती हैं, ठीक है ना। वो डिपार्टमेंट करता है, डिपार्टमेंट मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटीज करती हैं, चाहे वो सीआईटी करे, फिर चाहे वो प्रिंसिपल कमिश्नर करे, ठीक है ना, चाहे वो जनरल कमिश्नर करे, चाहे वो इनकम टैक्स ऑफिसर करे, ठीक है ना, चाहे वो कोई क्लेम की पार्टी करे, ठीक है ना, मतलब कोई भी कर सकता है। तो इनमें से कोई भी क्लेम कर सकता है और हमें पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। तो पेनल्टी के सेक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे, यहां पर सबसे पहला हमारा सेक्शन है फॉर द फेलियर टू पे द टैक्स, ठीक है ना, अंडर द सेक्शन 221, ठीक है, क्लोज 1। तो इसमें हम कहते हैं कि अगर आप फेल हो गए टू पे टैक्स, ठीक है ना, टैक्स तो भरना आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो अगर आपने वो ड्यूटी नहीं निभाई और आप फेल हो गए, ठीक है ना, इन केस ऑफ अ फेलियर टू पे द टैक्स यू आर रिस्पॉन्सिबल टू पे द पेनल्टी ऑन सच, ठीक है ना। तो पेनल्टी अब देखेंगे कि पेनल्टी लगेगी, कौन लगाएगा पेनल्टी और कितनी लगेगी, ठीक है ना। तो यहां पर कहते हैं वो असेसी, ठीक है ना, वो असेसी जिससे डिमांड किया गया था टैक्स और उसने वो टैक्स नहीं भरा, ठीक है, ऑन होम द नोटिस ऑफ द डिमांड हैज बीन सर्व्ड फेल टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है ना। तो उसे पेनल्टी लगाएगा असेसिंग ऑफिसर। पेनल्टी कितनी होगी? पेनल्टी शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ द टैक्स ड्यू, ठीक है। पेनल्टी इज इक्वल्स टू द अमाउंट ड्यू टू पे एज अ टैक्स, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास टैक्स की अमाउंट ड्यू है 10,000 की, तो पेनल्टी अप टू 10,000 शैल बी लेविड ऑन सच असेसी ऑन एंड अबव, ठीक है ना, ऑन एंड अबव द 10,000 कैन नॉट बी लेविड ऑन सच असेसी, ठीक है। तो 10,000 तक की पेनल्टी उस पर लग सकती है। तो आगे सेकंड पॉइंट अगर बात करें, फॉर द फेलियर टू पे द टैक्स ऑन द सेल्फ असेसमेंट अंडर द सेक्शन 234A, ठीक है, एंड बी। तो यहां पर कहते हैं कि अगर उस असेसी को ये अलाउ कर दिया या फिर उस असेसी ने ये क्लेम किया या डिमांड किया कि मैं सेल्फ असेसमेंट करूंगा अपनी, ठीक है ना, तो अगर वो अपनी इनकम की सेल्फ असेसमेंट कर रहा है तो उसके लिए ये कंपलसरी है कि सेल्फ असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो भी टैक्स निकल के आएगा, ठीक है, वो उसे भरेगा। तो इफ द असेसी फेल्स टू पे सच अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है ना, एज कैलकुलेटेड बाय द मैनर ऑफ सेल्फ असेसमेंट, देन ही शैल बी लायबल फॉर द पेनल्टी इम्पोज्ड। तो पेनल्टी कितनी लगेगी? तो पेनल्टी लगेगी 1%, ठीक है, 1% ऑफ द टैक्स ड्यू ऑन द सेल्फ असेसमेंट और द ईच मंथ ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है ना। तो जितने टाइम तक उसने वो डिफॉल्ट किया, मान लीजिए कि सेल्फ असेसमेंट के जरिए उसकी पेनल्टी, उसका टैक्स निकल के आ गया, ठीक है ना, और टैक्स की अमाउंट उसकी आई, मान लो उसने 1 लाख रुपए का टैक्स भरना है, ठीक है, अब 1 लाख का टैक्स भरना है। टैक्स भरने की लास्ट डेट, ठीक है ना, टैक्स भरने की लास्ट डेट, क्योंकि रिटर्न भरनी है, रिटर्न भरने से पहले पहले हमें टैक्स भरना होगा, ठीक है ना, फिर ही हम रिटर्न भरेंगे। तो क्या, तो हमारे पास हो गया, ठीक है, 31/7। तो ये डेट हमारी क्या होगी? टैक्स भरने की, ठीक है, आखिरी डेट, क्योंकि इस डेट तक हमने रिटर्न भरनी है, ठीक है। अगर आपने इस डेट तक रिटर्न भरनी है, उससे पहले पहले आपने टैक्स भरना है, ठीक है। बट असेसी ने क्या किया? टैक्स नहीं भरा, हाँ, ही इज फेल्ड टू पे द टैक्स अप टू सच डेट, ठीक है ना। तो जब ये डेट एक्सपायर हो गई तो इसके बाद उसने टैक्स भरा, तो देखा जाएगा कि कितने मंथ्स उसके बाद उसने डिफॉल्ट वो अपना चालू रखा, ठीक है ना, उसने टैक्स नहीं भरा। मान लीजिए उसने जाके 30/9 को टैक्स भरा, तो 8 और 9 ये 2 मंथ हो गए जिसमें उसने डिफॉल्ट को कंटिन्यू रखा। तो उस 2 मंथ के लिए 1% पर मंथ, 1% ऑफ द टैक्स ड्यू पर मंथ,
ठीक है ना, ईच मंथ के हिसाब से उसे पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, तो उतने की उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे हमारे पास थर्ड पॉइंट में पेनल्टी फॉर द अंडर रिपोर्टिंग एंड द मिस रिपोर्टिंग ऑफ द इनकम। तो अंडर रिपोर्टिंग और द मिस रिपोर्टिंग का क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास टैक्स बनता था 10,000 का, या फिर हमारी इनकम थी 10 लाख की, ठीक है, बट हमने शो कितनी की, 5 लाख की इनकम। हमारे पास 10 लाख की इनकम बनती थी, हमने 5 लाख की इनकम शो की। ठीक है ना, तो वो 5 लाख क्या है, जो 5 लाख बच गया वो अंडर रिपोर्टिंग है। ठीक है ना, कि हमने रिपोर्टिंग नहीं दी उस चीज की, हमने नहीं बताया उस 5 लाख के बारे में। या फिर मिस रिपोर्टिंग ऑफ द इनकम। मिस रिपोर्टिंग ऑफ द इनकम के बारे में हम इसमें क्या कुछ इंक्लूड करेंगे कि अगर उस असेसी ने कुछ गलत बताया, कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत दे दिए, कुछ इंफॉर्मेशन गलत दे दी, कोई अमाउंट गलत दे दी, ठीक है ना, या फिर उसे कंसील किया, तो वो चीजें मिस रिपोर्टिंग में आ जाएंगी। जैसे कि कोई रिसीप्ट थी, ठीक है ना, कुछ कमाया था उसने, बट उसने प्रॉफिट एंड लॉस में उसे शो ही नहीं किया। या फिर मिस रिपोर्टिंग में कोई एविडेंस देना था किसी एक्सपेंडिचर का, वो एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहा है बट एविडेंस नहीं दे रहा उसका, तो क्लेम कैसे करेगा? ठीक है ना, तो ये मिस रिपोर्टिंग में आ जाएगा। तो ऐसे करके अंडर सेक्शन 270A ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे। तो जैसे कि अ पर्सन शैल बी कंसीडर्ड टू हैव अंडर रिपोर्टेड हिज इनकम इफ, क्या होगा जब माना जाएगा कि उस पर्सन ने अंडर रिपोर्टिंग की है, जब द इनकम असेस्ड इज ग्रेटर देन द इनकम डिटरमाइंड इन द रिटर्न ऑफ इनकम प्रोसेस्ड अंडर द सेक्शन 143 क्लोज 1। ठीक है, 143 क्लोज 1 में जब उसने रिटर्न भरी, तो उस रिटर्न में उसने कितनी इनकम शो की, और उसके बाद जब असेस किया गया तो कितनी इनकम बढ़ के आई। मान लीजिए उसने ROI मतलब रिटर्न ऑफ इनकम भर दिया, ठीक है ना, तो उसमें उसने 7 लाख की इनकम शो की। बाद में जब असेस किया गया तो उसकी इनकम पाई गई 10 लाख की, तो वो 3 लाख क्या है? ठीक है, वो 3 लाख है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। तो उस 3 लाख पे उससे पेनल्टी चार्ज की जाएगी। ठीक है, तो आगे सेकंड पॉइंट, वेयर द रिटर्न ऑफ द इनकम हैज नॉट बीन फाइल्ड द इनकम असेस्ड इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अब ये केस आ गया कि आपने रिटर्न ही नहीं भरी, आपने रिटर्न नहीं भरी, तो इसका मतलब आप ये शो ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप ये शो नहीं कर रहे हैं कि आपको कोई इनकम हुई है। इसका मतलब आप अपनी जीरो इनकम दिखा रहे हैं। ठीक है ना, जब आप रिटर्न भरते हैं तो उसमें आप अपनी इनकम शो करते हैं। जब आपने रिटर्न ही नहीं भरी, इसका मतलब आपको कोई इनकम ही नहीं हुई। बट बाद में जब असेस किया गया तो आपकी इनकम 5 लाख थी। ठीक है, तो वो 5 लाख क्या है? 5 लाख अगर, तो यहां पर 2 केस बनेंगे। अगर तो आप कोई कंपनी है, या फिर फर्म है, या फिर लोकल अथॉरिटी है, ठीक है ना, तो वो 2.5 लाख की जो एग्जम्पशन मिलती है वो माइनस नहीं होगी। माइनस नहीं होगी तो इसका मतलब वो 5 का 5 लाख अंडर रिपोर्टिंग में चला जाएगा। ठीक है, बट अगर सेकंड केस, इन केस आपने ROI मतलब रिटर्न जमा नहीं की, कोई बात नहीं, तो 5 लाख की जो असेस की गई इनकम, उसमें से अगर आप इंडिविजुअल हैं, HUF हैं, AOP BOI हैं, एज अ केस में भी, ठीक है, तो आपकी इनकम में से वो 2.5 लाख की एग्जम्पशन को पहले माइनस किया जाएगा, फिर जो इनकम बढ़ के आएगी वो आपकी अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है। जैसे कि 5 लाख की इनकम आई तो उसमें से वो 2.5 लाख की एग्जम्पशन माइनस कर दो, ऊपर का जो 2.5 लाख है वो आपकी अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है, उस पे पेनल्टी लगेगी, किसी और अमाउंट पे पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट, द इनकम रीअसेस्ड इज ग्रेटर देन द इनकम असेस्ड और रीअसेस्ड इमीडिएटली बिफोर द सच असेसमेंट या फिर रीअसेसमेंट। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, या फिर किसी ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया, एक बार असेस कर ली हमारी इनकम। उसने जब असेस की पहली बार तो हमारी इनकम कितनी आई, 5 लाख की। ठीक है, जब सेकंड बार उसने असेसमेंट की, क्यों? क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट या फिर इंफॉर्मेशन नहीं आई थी, बट अब आ गई। ठीक है, तो दूसरी बार जो इंफॉर्मेशन उसके पास आई, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे उसने रीअसेसमेंट किया, तो उसके बेस पे इनकम कितनी आई, 7 लाख की।
तो 5 लाख और 7 लाख में जो डिफरेंस 2 लाख का, तो वो 2 लाख की अमाउंट क्या है, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, ठीक है ना। तो ऐसा केस हो गया। तो अब आगे इसमें ही फोर्थ पॉइंट हमारा, तो फोर्थ पॉइंट में क्या कहते हैं, द अमाउंट ऑफ द डीम्ड टोटल इनकम असेस्ड और रीअसेस्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 115 जेबी और 115 जेसी, ठीक है। तो 115 जेबी और जेसी के हिसाब से जो इनकम निकाली गई, ठीक है ना, एज द केस मे बी इज ग्रेटर देन द डीम्ड टोटल इनकम रीडिटरमाइंड इन द रिटर्न प्रोसेस्ड, ठीक है। तो जो ग्रेटर इनकम हमारे पास आई, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 115 जेबी और जेसी के हिसाब से इनकम निकाली, ठीक है ना। तो इसके बाद जब रीअसेस किया गया, रीडिटरमाइन किया गया, तो इनकम ग्रेटर आई। तो जो ग्रेटर पार्ट हमारे पास आया, जो ग्रेटर पार्ट हमारे पास आया, ठीक है, वो क्या है, वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है। आगे द अमाउंट ऑफ द डीम्ड टोटल इनकम असेस्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 115 जेबी और जेसी इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू द टैक्स वेयर द नो रिटर्न ऑफ द इनकम हैज बीन फाइल्ड, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बता रहे हैं कि जो इनकम ग्रेटर आई, हमने रिटर्न भी नहीं भरी, ऊपर वाले में तो रिटर्न भरी थी, ठीक है, नीचे वाले में रिटर्न भी नहीं भरी, तो रिटर्न नहीं भरी, उसके कारण जो भी ग्रेटर अमाउंट मतलब आई, वो सारी की सारी क्या है, अंडर रिपोर्टिंग है, ठीक है। इसमें फिर फर्दर 2 केस आ जाएंगे कि आप इंडिविजुअल एचजीएफ या फिर एओपी बीवाई है, या फिर सेकंड केस में आप कंपनी फॉर्म या फिर लोकल अथॉरिटी है, ठीक है ना। तो एज द केस में भी करके आप वो 2.5 लाख वाली एग्जम्पशन उसमें से दे दोगे, ठीक है। तो जैसे कि फिफ्थ पॉइंट में आपके पास 2 केस, तो अगर 5 लाख की वही ग्रेटर अमाउंट आ गई, तो इंडिविजुअल एचजीएफ और एओपी बीओआई वाले केस में तो 2.5 लाख माइनस करके 2.5 लाख की हमारे पास ग्रेटर अमाउंट आ जाएगी, ठीक है ना। तो 2.5 लाख का अंडर रिपोर्टिंग आ जाएगा। और सेकंड केस में कंपनी एचजीएफ, कंपनी फॉर्म या फिर लोकल अथॉरिटी वाले केस में, ठीक है ना, उसमें कोई 2.5 लाख की एग्जम्पशन माइनस नहीं होगी, तो सीधा 5 लाख क्या होगा, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। तो इसके बाद 6 पॉइंट, द इनकम असेस्ड और रीअसेस्ड हैज द इफेक्ट ऑफ द रिड्यूसिंग ऑफ लॉस और कन्वर्टिंग द सच लॉस इनटू द इनकम। जब असेसी ने, जब असेसिंग ऑफिसर ने असेस किया या फिर रीअसेस किया, ठीक है, तो उसके रीअसेस करने के बाद लॉस कम हो गया या फिर लॉस किसमें कन्वर्ट हो गया, इनकम में कन्वर्ट हो गया। मान लीजिए हमारे पास जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो उसमें हमारा 10 लाख का लॉस आ गया, बट जब उसे रीअसेस किया गया तो असेसिंग ऑफिसर ने पाया कि उसमें 5 लाख का ही लॉस है, ठीक है। तो 10 से 5 लाख का लॉस, इसका मतलब 5 लाख की कोई इनकम है, ठीक है, इसका मतलब 5 लाख की कोई इनकम थी, ठीक है ना, बट हमने उसे शो नहीं किया, या फिर हमने 5 लाख के कोई एक्सपेंसेस ज्यादा शो कर रखे थे, ज्यादा क्लेम कर रखे थे, ठीक है। तो उसको अंडर रिपोर्टिंग मान के उस पर पेनल्टी लगेगी। या फिर हमारे पास कोई लॉस था, ठीक है, लॉस कन्वर्टेड इनटू द इनकम। मान लीजिए हमारे पास 5 लाख का लॉस था, ठीक है, जब असेसिंग ऑफिसर ने असेस किया तो हमारा 5 लाख का प्रॉफिट निकल के आया, ठीक है। तो अमाउंट कितनी आई अंडर रिपोर्टिंग की, 10 लाख की, तो उस 10 लाख की अमाउंट पे पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो ये तो थे सारे अंडर रिपोर्टिंग के केस, ठीक है। तो इन 6 के 6 केसेस में हमारे पास पेनल्टी लगेगी 50% ऑफ द अमाउंट, ठीक है। तो जितनी अंडर रिपोर्टिंग अमाउंट निकल के आएगी उसका 50% के बराबर, उसका 50% के इक्वल हमारे पास पेनल्टी आएगी। तो नीचे हमारे पास यहां पर केस दिए गए हैं, अ पर्सन शैल बी कंसिडर्ड टू बी मिस रिपोर्टिंग हिज इनकम, ठीक है। अगर उसने मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर सुप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, मतलब फैक्ट्स वगैरह को छुपाने की कोशिश की, या फिर गलत शो किया, नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, या फिर उसने इन्वेस्टमेंट को दिखाया ही नहीं, इन्वेस्टमेंट की बट इन्वेस्टमेंट को दिखाया नहीं, या फिर क्लेमिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर बट नॉट शोइंग द एविडेंसेस, ठीक है, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि वो एक्सपेंडिचर किस तरह का है या फिर क्यों हुआ या उसका प्रूफ क्या है, ठीक है, उसके पास नहीं है। या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ द फॉल्स एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कुछ भी हो सकता है। या फिर फेलियर टू रिकॉर्ड एनी रिसीट इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स हैविंग बियरिंग ऑन द टोटल इनकम, ठीक है। या फिर उसने कोई रिसीट थी बट बुक्स में नहीं शो की,
या फिर फेलियर टू रिपोर्ट एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और द डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अंडर द चैप्टर 10। अंडर द चैप्टर 10, ठीक है, अंडर सेक्शन 92 में ये कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई हैं जिसमें डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन भी आ जाती है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी आ जाती है, ठीक है ना। तो ये ट्रांजैक्शन उसने शो नहीं की, ठीक है ना, या फिर उसको रिपोर्ट नहीं किया, किसको, ऑफिसर को, ठीक है ना, जिस ऑफिसर ने डिमांड किया उसको उसने शो नहीं किया। तो मिस रिपोर्टिंग के इन केसेस में हमारे पास 200% की पेनल्टी लगेगी, ठीक है ना। जितनी अमाउंट हमने मिस रिपोर्टिंग में दिखाई या फिर मिस रिपोर्टिंग में आई, ठीक है, उसकी क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी, ठीक है। आगे फोर्थ पॉइंट हमारे पास, फॉर द फेलियर टू कीप, मेंटेन और रिटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स अंडर द सेक्शन 271A। तो पेनल्टी लगेगी अगर आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो और आपने मतलब कि उस पर्सन ने, उस असेसी ने बुक्स ही नहीं मेंटेन करी या फिर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मेंटेन करे, ठीक है ना, तो उसको भी पेनल्टी लगेगी। देन ही विल बी लायबल टू अ पेनल्टी विच मे बी इक्वल्स टू अ सम विच शैल नॉट बी लेस देन द 25,000। तो 25,000 से कम नहीं होगा, 25,000 से इसका मतलब ज्यादा हो सकता है, विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000, ठीक है ना। अगर बुक्स की प्रॉब्लम है, अगर डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा, फेलियर टू मेंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अबाउट द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। तो अंडर द सेक्शन 92 कुछ ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या फिर कुछ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, अगर उसके बारे में आपने कोई इंफॉर्मेशन नहीं रखी या फिर कोई डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं किए, इंफॉर्मेशन मेंटेन नहीं की, और जब मांगी गई किसके द्वारा, किसी अथॉरिटी के द्वारा, असेसिंग ऑफिसर के द्वारा या फिर किसी कमिश्नर इन अपील के द्वारा, तो आपने उसे शो नहीं किया, ठीक है ना, तो आपको क्या होगा, पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टी कितनी होगी, असेसिंग ऑफिसर या फिर कमिश्नर इन अपील में आस्क फॉर द सच पर्सन टू पे द पेनल्टी ऑफ 2%, ठीक है। तो 2% की पेनल्टी लगेगी। जैसे कि 234 में 234A एंड 234B में आपको 1% की पर मंथ की पेनल्टी लगेगी ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द डिफॉल्ट, वैसे ही यहाँ पे 271AA में यहाँ पर 2% की पेनल्टी लगेगी ऑफ द वैल्यू ऑफ द ईच इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन या फिर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, ठीक है। जितने की ट्रांजेक्शन करोगे उसका 2% का पेनल्टी। आगे 6 पॉइंट में हमारे पास, पेनल्टी वेयर द सर्च हैज बीन इनिशिएटेड अप टू 30 जून 2012, ठीक है। तो यहां पर पेनल्टी लगेगी, ठीक है, पेनल्टी लगेगी अगर सर्च इनिशिएट हो चुकी है अप टू इस डेट तक अगर सर्च या फिर सीजर वगैरह इनिशिएट हो चुका है, ठीक है। तो द assessee shall pay by the way of penalty in addition to the tax, the penalty levied shall be 10% of the undisclosed income of the specified previous year, ठीक है। तो 10% की पेनल्टी लगेगी। अनडिस्क्लोज्ड इनकम जिस ईयर की होगी उस अनडिस्क्लोज्ड इनकम का 10% कर लो, ठीक है ना, उतने की पेनल्टी लगेगी। तो in the course of the search, if the assessee under the section 132 clause 4 admit the undisclosed income and specifies the manner in which such income has been derived and substantiates the manner in which the undisclosed income was derived and pay the tax together with the interest, ओके। तो अगर कहते हैं कि असेसी ने 132 क्लोज 4 में ये एडमिट कर दिया कि उसके पास अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, कहां से आई, क्यों आई, सब एविडेंसेस देने के बाद उसने उस पर टैक्स भी भर दिया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो सारा कुछ तो उसने कर दिया, ठीक है। तो अगर अनडिस्क्लोज्ड इनकम है भी तो उस पर पेनल्टी नहीं लगेगी क्योंकि सारा कुछ वो कर चुका है, ठीक है, सारा कुछ उसने शो कर दिया कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, इसके कारण है, यहां से आई, सारे एविडेंसेस दे दिए, सारी रिपोर्ट्स दे दी, सारी रिपोर्टिंग जो भी असेसिंग ऑफिसर उसे हैंडल कर रहा था उसको दे दी, उस पर टैक्स भी भर दिया, जो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट बनता था उस पर वो भी पे कर दिया, ठीक है। तो अब असेसिंग ऑफिसर कहता है कि कोई चक्कर ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, सब कुछ आपने कर दिया, अब पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। इन अदर केसेस पेनल्टी लगेगी 10% की ऑफ द अनडिस्क्लोज्ड इनकम, ठीक है, ऑफ द स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर। तो अगर आगे इसमें बात करें
तो पेनल्टी वेयर द सर्च हैज बीन इनिशिएटेड ऑन और आफ्टर 1/7/2012, ठीक है, 1/7/2012, ठीक है, वो था 30/6/2012, ठीक है, ये एक साथ, तो उससे आगे वाला। तो ये सेक्शन है 271A बी, ठीक है। तो इसमें पेनल्टीज को डिफरेंशिएट कर दिया। इसमें पेनल्टीज को डिफरेंशिएट करते हुए सबसे पहले 10% वाली लिमिट रखी। 10% ऑफ द अनडिस्क्लोज्ड इनकम में कौन कौन सी आएंगी कि अगर असेसी ने अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम को एडमिट ही नहीं किया, ठीक है, वहां पर तो क्या था, उसने एडमिट भी किया, एविडेंसेस भी दिए, टैक्स भी भरा, इंटरेस्ट भी भरा, इसलिए उसे माफ कर दिया। पर यहां पर उसने एडमिट नहीं किया, ठीक है। तो आगे सेकंड पॉइंट स्पेसिफाइज द मैनर इन विच सच इनकम वाज ड्राइव्ड, ठीक है। आगे सब्सटेंशिएट द मैनर इन विच इट वाज ड्राइव्ड ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, पे द टैक्स टुगेदर विद द इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अनडिस्क्लोज्ड इनकम, ठीक है। ये एक साथ 2012 के बाद वाले केसेस हैं, ठीक है। इसके पहले अगर हमने डिस्क्लोज, पहले वाले में तो डिस्क्लोज नहीं किया, बाद वालों में उसने क्या किया, ड्राइव भी की इनकम, ठीक है, उस पर टैक्स भी भर दिया। ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट फर्निश द रिटर्न ऑफ द इनकम फॉर द स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर डिक्लेयरिंग द अनडिस्क्लोज्ड इनकम, उसने रिटर्न भी भर दी ये पॉइंट में, ठीक है। तो फिर भी 10% ऑफ द अनडिस्क्लोज्ड इनकम पेनल्टी लगेगी। अब सेकंड पॉइंट इसमें 20% of the undisclosed income of the specified previous year. If in the course of the search assessee doesn't admit the undisclosed income in the statement under section 132 clause 4, वही पहला पॉइंट। फिर आगे वाला जैसे कि ऊपर डी और ई दिए थे, यहां पर बी और सी दिए हैं, बिल्कुल सेम पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या है, 10% वाला और 20% वाला, ये असेसी ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर की मर्जी है, ठीक है। ये उसकी मर्जी है कि उसने कौन सा रेट यहां पर लगाना है, ठीक है। तो अगर उसने 10% लगाना होगा अनडिस्क्लोज्ड इनकम को तो 10% लगाएगा, 20% लगाना है तो 20% लगाएगा। 60% आता है, 60% ऑफ द अनडिस्क्लोज्ड इनकम, ठीक है, इफ द केस इज नॉट कवर्ड अंडर द क्लोज 1 एंड क्लोज 2। जो ऊपर हमने 10% 20% वाले केस की बात की, वो नहीं कवर होंगे इसमें। उसके अलावा अगर कोई है, एनी अदर केस, तो 60% लगेगी, ठीक है। 60% इज सच हायर अमाउंट, ठीक है, तो 60% उस पर लगेगी। जैसे कि इसमें केस आएगा डीमोनेटाइजेशन के बाद। डीमोनेटाइजेशन के बाद गवर्नमेंट ने कहा, ठीक है, कि जो भी पर्सन की अनडिस्क्लोज्ड इनकम होगी तो उस पर 60% का रेट लगेगा, प्लस सरचार्ज भी लगेगा, प्लस सरचार्ज भी लगेगा। तो आगे यहां पर है मीनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड डेट, ठीक है। जो ऊपर हमने बात की स्पेसिफाइड डेट की, जस्ट ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, ठीक है, कि रिटर्न ऑफ द इनकम उसने फाइल कर दी, किसकी, अनडिस्क्लोज्ड इनकम की, तो 20% या फिर 10% कोई भी केस होगा वो लगेगा, ठीक है। तो यहां पर स्पेसिफाइड डेट का मतलब द डेट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न अंडर द सेक्शन 139 क्लोज 1, ठीक है, कि उस असेसी ने जब मतलब रिटर्न फाइल करनी है तो वो वाली डेट, या फिर डेट ऑन विच द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस अंडर सेक्शन 153 फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ द इनकम एक्सपायर्स एज द केस में बी, या फिर जो आपके पास नोटिस आया उस नोटिस पे जो डेट लिखी है, ठीक है, उस डेट के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। वरना तो नॉर्मल डेट 139 क्लोज 1 में दी हुई है रिटर्न भरने की, अगर आपकी वो एक्सपायर हो चुकी है तो अकॉर्डिंग टू द नोटिस द डेट स्पेसिफाइड इन सच नोटिस, ठीक है। तो आगे मीनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का मतलब कि किस प्रीवियस ईयर में आपने रिटर्न भरी, किस प्रीवियस ईयर में आपने टैक्स भरा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का मतलब द प्रीवियस ईयर इन विच द सर्च इज कंडक्टेड, जब सर्च कंडक्ट की गई और पता चल गया कि आपके पास ये 10 लाख की, ये 20 लाख की, ये 50 लाख की अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, क्योंकि आप उसके रिगार्डिंग कोई एविडेंस शो नहीं कर पाए। या फिर द प्रीवियस ईयर, ठीक है, एंडेड बिफोर द डेट ऑफ द सर्च but the due date for filing the return has not expired and the assessee has not filed a return of the such previous year before the date of the search. तो
वो प्रीवियस ईयर। तो यहां पर आगे बी पॉइंट में हमारे पास कहते हैं कि द प्रीवियस ईयर एंडेड बिफोर द डेट ऑफ द सर्च बट द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग रिटर्न हैज नॉट बीन एक्सपायर्ड। ठीक है ना, मान लीजिए कि यहां पर हम कोई भी डेट ले लेते हैं, जैसे कि 31/3/2017 ले ली हमने। ठीक है ना, तो प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गया। आगे हमारे पास 31 जुलाई, ठीक है ना, यहां तक हमने रिटर्न भरनी है। ठीक है, यहां पर कहीं बीच में हमारे पास सर्च हो गई। ठीक है ना, तो वो सर्च कंप्लीट हो गई, सर्च हो गई और सर्च कंप्लीट हो गई, उससे पहले वो प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गया, बट अभी जो रिटर्न भरनी है, रिटर्न भरने का टाइम अभी पड़ा है। ठीक है ना, ये टाइम अभी पड़ा है। ठीक है ना, इससे टाइम में हम रिटर्न वो फाइल कर सकते हैं, अपनी रिटर्न क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो वाला प्रीवियस ईयर, तो वो वाला प्रीवियस ईयर, ये वाला प्रीवियस ईयर। ठीक है ना, तो इसकी बात कर रहे हैं। आगे यहां पर मीनिंग ऑफ द अनडिस्क्लोज्ड इनकम में इट मींस एनी इनकम ऑफ द स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर। स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर आपको पता चल गया कौन सा। ठीक है ना, एनी इनकम ऑफ द स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर रिप्रेजेंटिंग होली और पार्टली बाय एनी मनी। अनडिस्क्लोज का मतलब होली और पार्टली, चाहे 1 रुपया आपने छुपा लिया तो वो भी क्या है, अनडिस्क्लोज इनकम है। ठीक है, बाय एनी मनी, बुलियन, कोई भी कीमती पत्थर हो गई, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स ऑफ द थिंग, और एनी एंट्री इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शन फाउंड इन द कोर्स ऑफ द सर्च अंडर सेक्शन 132। ठीक है, या फिर कोई भी और ट्रांजैक्शन, कोई और एंट्री जो आपने छुपाई। ठीक है, नॉट बीइंग रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द अदर डॉक्यूमेंट मेंटेन्ड इन द नॉर्मल कोर्स और बिफोर द डेट ऑफ द सर्च। ठीक है, उससे पहले आपने कोई चीज रिकॉर्ड नहीं की थी या फिर वो डॉक्यूमेंट आपने मेंटेन करके ही नहीं रखा, तो पता कैसे चलेगा। ठीक है ना, तो आपने छुपाया नहीं बट मेंटेन करके नहीं रखा। ठीक है, अदरवाइज नॉट डिस्क्लोज्ड टू द चीफ कमिश्नर और द कमिश्नर बिफोर द डेट ऑफ द सर्च, या फिर आपने उसे चीफ कमिश्नर या फिर कमिश्नर को डिस्क्लोज नहीं किया कि ये डॉक्यूमेंट, ये इंफॉर्मेशन भी हमारे पास है। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारी जो इंफॉर्मेशन होगी, ये सारी जो इनकम होगी, वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम के घेरे में आ जाएगी और इस पे पेनल्टी लगेगी। वो एज द केस में भी 10% लगे, 20% लगे, 60% लगे। ठीक है ना, वो केस जो होगा उस तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर लाल बटन को दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।